सभी को नमस्ते। तो आप सभी का अपने YouTube चैनल और आपके अपने YouTube चैनल लॉ ऑफ द ट्विंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का सेशन आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो सिलेबस है आपका, इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर सेशन रहने वाला है। तो आइए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर सेशन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ एडीआर सिस्टम। देखिए 20 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ एडीआर सिस्टम। एडीआर सिस्टम का नेचर क्या है। पहली बात, इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट इंट्रोडक्शन के साथ करेंगे एंड आप लिखोगे यहाँ पे सबसे पहले एडीआर के बारे में। एडीआर का मतलब होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन basically ADR is a technique, is a method which is alternative of court system to solve the dispute. बेसिकली कहीं पे कोई डिस्प्यूट होता है, कोई किसी प्रकार का विवाद होता है, तो दो तरीकों से विवाद सॉल्व किया जाता है। पहला तरीका ये होता है कि आप कोर्ट में जाकर केस फाइल करते हो। कोर्ट में केस चलता है, पहले प्लेंट फाइल होती है, फिर रिटर्न स्टेटमेंट आती है, फिर उसके बाद काफी लंबा प्रोसीजर फॉलो करके डिसीजन आता है। लेकिन इस कोर्ट के अल्टरनेटिव में एक नया मेथड, एक नया सिस्टम स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, विच बेसिकली मींस कोर्ट में ना जाते हुए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, बिना कोर्ट में गए कोर्ट से बाहर ही विवाद को सॉल्व कर लेना। तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज बेसिकली अ न्यू टेक्निक दैट इज कंटिन्यूसली बीइंग डेवलप्ड, लगातार डेवलप हो रही है फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट। जो एडीआर है ये लेस एक्सपेंसिव होता है हमेशा, इसमें ज्यादा आपका खर्चा नहीं आता। कोर्ट में तो कोर्ट की फीस देनी पड़ती है, वकीलों की फीस देनी पड़ती है, काफी ज्यादा लंबा टाइम वेट करना पड़ता है, टाइम इज मनी, तो उसमें काफी टाइम लग जाता है, काफी पैसा लग जाता है। बट एडीआर आपका लेस एक्सपेंसिव है, लेस टाइम टेकिंग मेथड है, इजी है और साथ में सिंपल प्रोसीजर इसका रहता है। ये पार्टी ऑटोनॉमी इसमें ज्यादा रहती है, जो पार्टी है उसको ज्यादा ऑटोनॉमी मिलती है, पार्टी अपने हिसाब से डिस्प्यूट को सॉल्व करती है थ्रू द मेथड ऑफ एडीआर। ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे। तो बेसिकली एडीआर क्या है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एक तरीका है डिस्प्यूट को सॉल्व करने का जिसके अनुसार आप कोर्ट में ना जाते हुए आप कोर्ट से बाहर अपने विवाद को सॉल्व कर लेते हो। जैसे पहले पंचायत सिस्टम हुआ करता था, पंच प्रधान हुआ करते थे, अभी भी होते हैं, पर पहले यही हुआ करते थे। बेसिकली कोर्ट का सिस्टम लोगों में कम अवेयर था। तो ये एडीआर है, ये सारी बातें लिखोगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडीआर। एडीआर मींस अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इट इज बेसिकली अ मैकेनिज्म टू सॉल्व द डिस्प्यूट आउट ऑफ कोर्ट विदाउट गोइंग टू कोर्ट। पार्टी get their dispute to be solved, to be resolved out of court. There are basically various methods of ADR like arbitration. हम arbitration के माध्यम से dispute को बिना कोर्ट जाए सॉल्व कर सकते हैं। conciliation like your negotiation, mediation, medola, good office. All these methods, all these are ADR techniques that are very helpful for solving the dispute among the disputant parties. Now what is the nature of ADR। ADR का नेचर क्या, जहां से क्वेश्चन बना हुआ है, what is the nature of ADR। सबसे पहला है, ये वॉलंटरली प्रोसेस है। इसका मतलब है कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में दोनों पार्टीज एग्री होती हैं तभी केस जाता है सॉल्व होने के लिए। अगर एक पार्टी बोलती है जी मुझे एडीआर के माध्यम से केस सॉल्व करना है, दूसरी पार्टी बोलती है जी नहीं नहीं मैं तो कोर्ट में जाऊंगा, तो कोर्ट में जाएंगे तो फिर एडीआर में नहीं जा सकते। कोर्ट के अलावा अगर आपने एडीआर का रुख अपनाना है, दोनों पार्टीज अपने वॉलंटरली इच्छा से जा सकती हैं। अपनी इच्छा उनकी होगी तभी वो जा पाएंगी, बिना इच्छा के, बिना स्वयं खुद अगर वो नहीं चाहेंगी तो वो जा नहीं पाएंगी। पहला नेचर एडीआर सिस्टम का ये है। दूसरा है लेस फॉर्मल। तो ये जो एडीआर सिस्टम है ये लेस फॉर्मल है, इसमें फॉर्मेलिटीज नहीं होती। आप कोर्ट में जाओ तो प्रॉपर पहले प्लेंट फाइल होगी, फिर रिटर्न स्टेटमेंट आएगी, उसमें भी टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट क्रॉस हो गया तो एक्स पार्टी स्टार्ट हो जाएगा। एक हर चीज का प्रॉपर फॉर्मेलिटीज हैं बहुत सारी, पर एडीआर में ऐसी कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है।
चाहे आप आर्बिट्रेशन फॉलो कर लो, चाहे कॉन्सिलिएशन फॉलो कर लो, चाहे गुड ऑफिस फॉलो कर लो, इसमें बहुत लेस फॉर्मल तरीके के मेथड्स हैं और जल्दी आपका डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है। टाइम सेविंग है, एडीआर का नेचर ये भी है कि टाइम बचाता है। और आपको पता है टाइम इज मनी, आज के टाइम पे सब लोगों को चाहिए कि टाइम से उनको जस्टिस मिले, लेकिन कोर्ट में तो केस चल पड़ते हैं 5-5, 10 साल। तो उस टाइम को बचाता क्या है हमारा एडीआर सिस्टम, जल्दी केस हमारा सॉल्व कर देता है, ये भी इसका नेचर है। देन कॉस्ट इफेक्टिव, तो एडीआर कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर आप बात करते हो कोर्ट में, तो कोर्ट में कोर्ट की फीस दो, वकीलों की फीस दो, कितने खर्चे करने पड़ जाते हैं। बट एडीआर में ऐसा नहीं है, एडीआर इज वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। देन इज कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या है कि कोर्ट में क्या होता है, पब्लिक हियरिंग होती है, जज होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, लोग होते हैं, बाकी वकील होते हैं, सबके सामने केस चलता है। पर एडीआर में आपका केस कॉन्फिडेंशियल रहता है। एक पार्टी जो बोल रही है उसकी बात ध्यान से सुनी जाएगी, दूसरी पार्टी बोलेगी उसकी बात ध्यान से सुनी जाएगी। अगर एक पार्टी बोलती है मेरी इस बात को दूसरी पार्टी तक ना पहुंचाया जाए, तो जो हमारे एडीआर के माध्यम से डिस्प्यूट सॉल्व करने वाले जजेस हैं, जिनको आर्बिट्रेटर बोलते हैं, मेडिएटर बोलते हैं, कॉन्सिलिएटर बोलते हैं, जो बेसिकली केस डिसाइड करने वाले हैं, तो वो नहीं दूसरी पार्टी तक केस पहुंचाते। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करी जाती है एडीआर सिस्टम में। आई होप आपको समझ आया होगा व्हाट इज एडीआर एंड व्हाट आर इट्स वेरियस व्हाट आर नेचर्स ऑफ एडीआर सिस्टम। नाउ हु आर एंटाइटल्ड फॉर लीगल सर्विसेज। पहली बात, लीगल सर्विसेज होती क्या है और इसके लिए कौन एंटाइटल्ड है, आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पूछा गया है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। इस एक्ट के तहत आपकी लोक अदालत बनती है। इस एक्ट के तहत ही लोक अदालत बनती है आपकी, जो लोक अदालत ऑर्गेनाइज करी जाती है वो इस एक्ट के तहत ही ऑर्गेनाइज करी जाती हैं। तो इन्होंने बोला है कि लीगल एड के लिए कौन एंटाइटल्ड है। पहली बात, लीगल सर्विसेज का मतलब क्या है, तो इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे कि लीगल सर्विसेज का मतलब होता है फ्री लीगल एड टू द सोसाइटी, टू द सोसाइटी और टू द नीडफुल नीडफुल पीपल ऑफ द सोसाइटी। तो बेसिकली फ्री लीगल एड का मतलब है कि जो नीडफुल, जिन जो 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 नीडफुल जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों को फ्री लीगल एड देनी। लीगल सर्विसेज का मतलब है उन लोगों को कानूनी सहायता देनी, उन लोगों को एक फ्री में कानूनी सहायता देनी। वो केस उनका कोर्ट में लड़ना, उनको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो उस दिक्कत परेशानी को कोर्ट में केस फाइल करना, केस उनके बिहाफ में लड़ना फ्री में, बिना पैसे के, वो लीगल सर्विसेज होती हैं। तो जब मैं लीगल सर्विसेज की बात करता हूं, तो लीगल सर्विसेज को देने के लिए हमारे देश में एक एक्ट बना था, नाम था लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। इस एक्ट के माध्यम से ये प्रोविजन लाए गए कि भाई कुछ नीडफुल लोग होते हैं सोसाइटी में, जिनके पास पैसा नहीं होता, पैसे के अभाव, गरीबी की वजह से, पॉवर्टी की वजह से वो जस्टिस नहीं ले पाते। तो हमारे स्टेट की ड्यूटी है, राज्य की ड्यूटी है कि वो उन नीडफुल लोगों को सहायता दे, उन नीडफुल लोगों को लीगल सर्विसेज दे, उन नीडफुल लोगों को फ्री में सहायता मुहैया कराए, कानूनी सहायता दे। तो इसी की वजह से ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट पास हुआ था। अगर आपको याद हो तो हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 39, उसमें भी लीगल एड देने की बात करी हुई है कि जो नीडफुल लोग हैं, आई थिंक 39 ए है, मुझे करेक्टली याद नहीं, 39 या 39 ए है, जिसमें बोला गया है कि जो नीडफुल लोग हैं उनको सहायता करनी चाहिए। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ये 39 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब जो स्टेट्स को डायरेक्शंस दी गई हैं, आर्टिकल 36 से लेके 51 के बीच ही आता है ना 39 ए। तो इसमें डायरेक्शन जो दी गई हैं, तो इसमें एक डायरेक्शन ये दी गई है 39 ए में कि भाई फ्री लीगल एड दी जाए जो नीडफुल लोग हैं। तो इसी आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट पास किया गया था 1987 में। और इस लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के सेक्शन 12 अगर आप पढ़ोगे तो सेक्शन 12 में क्या किया हुआ है, उन बंदों की लिस्ट दी हुई है, उन लोगों की लिस्ट दी हुई है जिनको लीगल सर्विसेज मिलनी चाहिए, जो लीगल सर्विसेज के लिए एंटाइटल्ड है, जिनको फ्री में कानूनी हेल्प मिलनी चाहिए। वो कौन से लोग हैं, तो सबसे पहले मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के जो लोग होते हैं, उनको अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, किसी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए, तो जाइए वो कोर्ट में जाएं, जाकर वहां के
लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ डिस्कस करें और लीगल सर्विस अथॉरिटी उनको वकील मुहैया कराएगी फ्री में, फ्री लीगल एड लेने के लिए वो एंटाइटल्ड हैं। दूसरा, विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग और बेगार, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान बेचा खरीदा जाता है, जो ट्रैफिकिंग के विक्टिम होते हैं, या कुछ लोग बेगार के विक्टिम होते हैं, उनसे काम तो ले लिया जाता है पर उनको पैसा नहीं दिया जाता। तो जब कुछ लोग ऐसे हैं जो विक्टिम हैं बेगार के या विक्टिम है एक तरह से ट्रैफिकिंग के, तो उनको भी फ्री लीगल एड मुहैया कराई जाएगी। वुमेन एंड चाइल्ड, कोई वुमेन है, कोई चाइल्ड है, कोई बच्चा है, तो सेक्शन 12 बोलता है इनको भी फ्री लीगल एड मिलने की पूरा राइट है, इनको भी लीगल सर्विसेज मिलनी चाहिए एज पर सेक्शन 12। पर्सन विद डिसएबिलिटी, आपको पता है नाउ डिसेबिलिटीज बहुत से टाइप की होती हैं, कोई आंखों से अंधे होते हैं, कोई बाजू किसकी नहीं होती है, किसकी हाथ नहीं होते हैं, बहुत से डिसेबिलिटीज हमारे संसार में पाई जाती हैं। तो जो लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनको भी सेक्शन 12 इंक्लूड करता है कि ये भी एंटाइटल्ड है फ्री लीगल एड के लिए। विक्टिम ऑफ डिजास्टर एंड सोशल इनजस्टिस, कोई बाढ़ आ गई, कोई भूकंप आ गया, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, सोसाइटी में किसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो ऐसे लोगों को भी फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए, वो भी इसके लिए एंटाइटल्ड हैं। इंडस्ट्रियल वर्कमैन, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं लोग, वर्कमैन है बेचारे, 400-500 रुपए दिहाड़ी लेते हैं और काम करते हैं, उनको भी फ्री लीगल एड मिलेगी। कल को अगर कोई केस की जरूरत उनको पड़ती है कोर्ट की हेल्प लेने की, तो डेफिनेटली लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज जो हैं, जो भी लीगल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, वो क्या करेंगी, वो इन वर्कमैन को लीगल एड मुहैया कराएंगी। पर्सन इन कस्टडी, जो व्यक्ति कस्टडी में है, कस्टडी में मतलब जैसे बच्चे होते हैं, जुवेनाइल होम्स हैं, छोटे बच्चे ने किसी ने क्राइम कर दिया, उन्हें जुवेनाइल होम में लिख रखा हुआ है, ऑब्जर्वेशन होम में रखा हुआ है या प्रोटेक्टिव होम में रखा हुआ है, तो ये जो पर्सन होते हैं इनको भी फ्री लीगल एड मिलने के लिए एंटाइटल्ड होते हैं। पर्सन विद लो इनकम, जिन व्यक्तियों की लो इनकम है, अब लो इनकम कितनी होगी ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, हर स्टेट की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितनी इनकम का व्यक्ति एंटाइटल्ड होगा फ्री लीगल एड के लिए। ये सभी लोग एंटाइटल्ड हैं फ्री लीगल एड के लिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं। एवरीथिंग इज फाइन, वॉइस क्वालिटी सब कुछ ठीक है? यस। नाउ अगला क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय द डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। देखो क्वेश्चन आपका आया हुआ है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 से। क्वेश्चन पूछा गया है कि देखो ये क्वेश्चन सेशन है, मैं फिर से बोल दूं, ये क्वेश्चन सेशन आपको अच्छा मेहनत हेल्प करेगा आपकी, लेकिन अगर आप हमारा रिवीजन सेशन लो, अगर आप हमारा रिवीजन सेशन लो जिसकी कॉस्ट 1334 रुपए है, तो आपको इंटायर नॉलेज मिलेगा। उस 1334 के रिवीजन सेशन को पढ़ने के बाद आप ये सेशन पढ़ेंगे ना, तो पूरा दिमाग पॉलिश हो जाएगा, पूरी नसें दिमाग की खुल जाएंगी। यहाँ तो पेपर लास्ट जैसे आए हुए हैं, मैंने क्वेश्चन पिक किए हुए हैं, कभी फर्स्ट यूनिट से, कभी लास्ट यूनिट से, कभी सेकंड यूनिट से, कभी फोर्थ यूनिट से। रिवीजन सेशन सिस्टमैटिक चलता है, पूरा दिमाग में घुसेगा, उसके बाद ये पढ़ेंगे तो फिर अपना दिमाग अप्लाई होगा कि हाँ भाई ये तो रिवीजन सेशन में पढ़ा था, हाँ ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, इसका आंसर ऐसे बनेगा। तो वो रिवीजन सेशन आप ले सकते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। अगर आपको बजट का इशू है तो अलग बात है, तो आप यही पढ़ सकते हैं, पर अगर बजट का इशू नहीं है तो अपने लिए इन्वेस्टमेंट करना कोई बुरी बात नहीं होती है, आप खुशी खुशी इसको लीजिए, पढ़िए। पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं होती है, चोरी करने के लिए, गलत काम करने के लिए, जुआ खेलने के लिए अगर पैसे लगाए जाते हैं वो गलत बात होती है, पर ये पढ़ने के लिए पैसा लगाना कोई बुरी बात नहीं है। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी अगर उस मेहनत में हमारा साथ देंगे तो डेफिनेटली इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन क्या होता है। पहली बात, ये आर्बिट्रेशन क्या है। देखो आर्बिट्रेशन की जब मैं बात करता हूं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एडीआर का मतलब होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के अल्टरनेटिव तरीके। तो बहुत से तरीके होते हैं डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, जिसमें एक तरीका आपका आर्बिट्रेशन भी होता है, और भी बहुत से तरीके होते हैं, मेडिएशन, कॉन्सिलिएशन, गुड ऑफिस, मिनी ट्रायल, मेडोला, फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन, बहुत सारे होते हैं। पर आर्बिट्रेशन भी एक तरीका होता है डिस्प्यूट को सॉल्व करने का। जब आर्बिट्रेशन की बात आती है तो आर्बिट्रेशन के बारे में हमारे इंडियन लॉ में एक एक्ट बना हुआ है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, उसमें बताया गया है। और ये जो एक्ट है 1996 का, ये एक्ट बेसिकली दो प्रकार के आर्बिट्रेशन को मान्यता देता है, एक डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन को, एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को। इस एक्ट ने डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन को भी बेसिकली मान्यता दी है और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को भी मान्यता दी हुई है।
क्वेश्चन इज व्हाट इज डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। जैसे कि नाम ही आपको बता रहा है, डोमेस्टिक मतलब जो घरेलू हो, जो कंट्री इंडिया का हो। तो जो आर्बिट्रेशन इंडियन कोर्ट सॉल्व करेंगे, मतलब इंडिया के आर्बिट्रेटर्स होंगे, इंडिया में ही आर्बिट्रेशन होगा, इंडिया का लॉ अप्लाई होगा, इंडिया की पार्टी होगी, दैट इज डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। बड़ी सिंपल सी बात है ना कि डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन मींस आर्बिट्रेशन दैट टेक प्लेस इन इंडिया। जो इंडिया में आर्बिट्रेशन होगा वो आपका डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है। जो इंडियन लोगों के बीच आर्बिट्रेशन होगा, इंडिया में आर्बिट्रेशन होगा, इंडियन लॉ के हिसाब से आर्बिट्रेशन होगा, दैट इज योर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। तो बेसिकली डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर। अगर आर्बिट्रेशन इंडिया के अंदर हो रहा है, आर्बिट्रेशन इंडिया के लोगों के बीच हो रहा है, डिस्प्यूट इंडियंस के बीच और आर्बिट्रेशन के माध्यम से सॉल्व हो रहा है। अगर डिस्प्यूट जो सॉल्व हो रहा है आर्बिट्रेशन के माध्यम से, उसको गवर्न करने वाला लॉ भी इंडिया का लॉ है, so that is called the domestic arbitration. Now what are the essentials of domestic arbitration? First is dispute must be within the same country. एक ही कंट्री के लोगों के बीच डिस्प्यूट होगा तभी आर्बिट्रेशन डोमेस्टिक होगा। अगर डिस्प्यूट इंडिया और अमेरिका के लोगों के बीच है तो वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन बन जाएगा। अगर डिस्प्यूट इंडिया के दो पर्सन के बीच है, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन डोमेस्टिक जो होगा वो इंडियन लॉ के जरिए गवर्न किया जाएगा एंड सीट भी कहां पे होगी, इंडिया में होगी। मतलब आर्बिट्रेशन इंडिया में होगा, इंडिया के आर्बिट्रेटर्स केस को सॉल्व करेंगे। तो दिस इज द एसेंशियल फीचर ऑफ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। नाउ व्हाट इज जुरिसडिक्शन। क्वेश्चन आया हुआ है जुरिसडिक्शन क्या है, फिर से बता दूं, जनरल क्वेश्चन आया। पहली बात तो जनरल क्वेश्चन है, लेकिन इसके बारे में हमारे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट में एक सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन 16, वो इससे डील करता है। सेक्शन 16 वो इससे डील करता है। तो बेसिकली जुरिसडिक्शन की बात अगर मैं करूं तो जर्नल सेंस में देखा जाए तो जुरिसडिक्शन का मतलब होता है, जुरिसडिक्शन मींस लीगल अथॉरिटी और पावर। इसका मतलब है लीगल अथॉरिटी या पावर ऑफ द कोर्ट या ट्राइब्यूनल टू डिसाइड द केस। और मैं बोलूं दिस कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन, इट मींस दैट दिस कोर्ट हैज द पावर और लीगल अथॉरिटी टू डिसाइड द केस। If I say tribunal has the jurisdiction, it means tribunal has the power to decide the case. So basically, what I want to say, कि jurisdiction in simple sense means power, means authority, means a power to decide the particular case. Now, if I talk about jurisdiction with respect to Arbitration and Conciliation Act, अब conciliation, arbitration and conciliation act में जब jurisdiction की बात की जाती है तो इसका मतलब होता है कि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल या कॉन्सिलिएटर के पास क्या पावर है किसी केस को डिसाइड करने की। इसका मतलब होता है कि ट्राइब्यूनल और कॉन्सिलिएटर के पास क्या अथॉरिटी है किसी केस को डिसाइड करने की। और यह अथॉरिटी कौन डिसाइड करेगा, क्या किसी मैटर को डिसाइड करने की पावर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के पास है या नहीं है। दिस इज व्हाट वी कॉल वेदर द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल हैज जुरिसडिक्शन और नॉट। और ये बात डिसाइड कौन करेगा, किसको किसको बेसिकली कौन डिसाइड करेगा मेरे पास जुरिसडिक्शन है या नहीं है। तो हमारा आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट सेक्शन 16 साफ साफ बोलता है कि खुद आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा। जिसके पास केस आ रहा है उसी ने डिसाइड करना है मेरे पास इस केस को सुनने की पावर है कि नहीं। तो बेसिकली जब मैं जुरिसडिक्शन की बात करता हूं तो जनरल सेंस में आप लिखोगे जनरली जुरिसडिक्शन होती क्या है, फिर आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट के हिसाब से लिखोगे। नाउ जुरिसडिक्शन जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के पास होगी या नहीं होगी, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। पार्टीज के बीच जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट के आधार पर डिसाइड किया जाता है। जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनता है, जिस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के माध्यम से हम डिस्प्यूट रेफर करते हैं आर्बिट्रेटर्स को। आपको पता होगा, जब देखो मुझे ना बड़ा ज्यादा डीप जाना पड़ा